हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, रेडियस रेशियो इन आयनिक कंपाउंड्स एंड कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशंस, जिसमें हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? वो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस जो कि फिल्ड है पार्टिकल्स से, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, वॉइड्स क्या होता है? वो खाली स्पेसेस जहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है, जो कि है ऑक्यूपाइड एरिया, ठीक है। उसमें आपके जो खाली स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस है, उसके अलावा जो एरिया ऑक्यूपाइड है खाली, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टोटल लेटिस पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है आपका यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, उसका वॉल्यूम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसको किससे डिवाइड कर देंगे? इसको डिवाइड करेंगे कि ये पूरे लेटेस्ट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्यों लिखा? क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी टाइप ऑफ यूनिट सेल है, जैसे FCC, BCC, प्रिमिटिव, तो जो भी टाइप ऑफ यूनिट सेल है, सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि उसके एक यूनिट सेल में कितने एटम है इफेक्टिव, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? Z की वैल्यू आ जाएगी। ये Z की वैल्यू हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं निकालना, ठीक है। तो हमें पता है कि Z की वैल्यू FCC में 4 होती है, Z की वैल्यू BCC में आपकी 2 होती है और प्रिमिटिव में 1 होती है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया 4/3 पाई आर क्यूब से, क्योंकि ये वॉल्यूम है एक स्फीयर का, क्योंकि हमने एटम्स को एज अ सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया था, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? आपकी यूनिट सेल की टोटल वॉल्यूम, क्योंकि ये क्यूबॉइड है और इसकी एज लेंथ जो है वो a है, तो हर एक आपकी एज लेंथ a ही होगी, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हम निकालेंगे सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC और CCP स्ट्रक्चर। तो हमें पहले से पता है, हमने इन डिटेल पूरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टडी किया लास्ट वीडियोस में, कि FCC में एक तो चारों ऊपर के कॉर्नर और चारों नीचे के कॉर्नर पर, मतलब टोटल 8 कॉर्नर्स पर आपके होंगे एटम्स। इसके साथ साथ जितने भी फेस सेंटर है उस पर भी आपके होंगे एटम्स, जो कि कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इन 6 फेस सेंटर्स पर भी आपके प्रेजेंट होंगे एटम्स। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले रिलेशन निकालना है, रेडियस जो कि r मैंने लिया है और एज लेंथ जो कि a मैंने लिया है, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है। तो उसमें क्या करेंगे कि जो आपको ये वाला डायगोनल दिख रहा है, ठीक है, हम लेंगे नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो ये वाला जो आपको डायगोनल दिख रहा है, तो ये कॉर्नर का नियरेस्ट नेबर ये फेस सेंटर दिख रहा है, ठीक है। अब ये फेस सेंटर से ये वाला कॉर्नर और फिर ये वाला कॉर्नर, तो ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल, जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। ये दिख रहा है ACB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। अब हमें पता है कि एज लेंथ क्या है? ये AB, जो यहाँ पे बताइए AB, ये होगी एज लेंथ A, और ये है BC, तो यहाँ पे BC की एज लेंथ क्या होगी? वापस A, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि लाइन से कितने स्पीयर है? 3 स्पीयर है, ठीक है। अब इन स्पीयर्स के सेंटर्स को हमने क्या कर दिया? जॉइन कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कर दिया जॉइन, ठीक है। अब ये वाले स्पीयर का जो सेंटर है, से लगा के ये जो लास्ट स्पीयर है इसका सेंटर, मतलब A से C, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 4r। 4r क्यों है? क्योंकि हमने कंसिडर किया है सारे के सारे एक तो सॉलिड स्फीयर और सबका रेडियस r है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तो हो गई इस सर्कल का रेडियस जो कि है r। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? इसका डायामीटर, जो कि आप बोल सकते हो 2r, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 8। टोटल A से C तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 4r। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, अब क्या करना है, हमें लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो आपका हाइपोटेन्यूस है, जो कि यहाँ पर AC है, ये क्यों हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, AB की वैल्यू क्या है, एज लेंथ है A, ठीक है, A स्क्वायर, BC की वैल्यू भी A है तो लिख दिया A स्क्वायर, आपका AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2A स्क्वायर। अब अंडर रूट लिया, ठीक है, तो AC क्या हो गया अंडर रूट 2A स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट 2 हो गया और अंडर रूट से स्क्वायर कट के A आपका बाहर आ गया। अब AC की वैल्यू क्या होती है 4R, ठीक है। अब इससे हमने क्या किया कि जो आपकी A की वैल्यू है, एज लेंथ की वैल्यू है, वो निकाली है, √2 को यहाँ नीचे लेके गए तो A की वैल्यू क्या आ गई 4R डिवाइड बाय √2, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, A का रिलेशन विथ रेडियस ऑफ द स्फीयर से निकाल दिया। ये इसलिए निकालना ज़रूरी था ताकि हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल पाए, ठीक है। वो कैसे क्यों हुआ वो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो Z ऑफ FCC है, मतलब एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC लेटिस, वो कितने होते हैं 4 होते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने निकालने सीख लिए थे, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने देखा था Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब डिवाइड बाई A क्यूब, ठीक है। एक एक करके हम वैल्यू रखते हैं। Z की वैल्यू हमें पता है FCC में कितनी होती है 4 होती है, 4 लिख दिया। अब यहाँ पे आया 4/3 पाई R क्यूब एज इट इज़ लिख दिया। फिर आती है A क्यूब को क्या लिख सकते हैं, जो आपने यहाँ पर A की वैल्यू निकाली थी 4R डिवाइड बाई √2, हम वो का वो यहाँ पर लिख देंगे और उसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। फिर अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, 4 और 4 ऊपर है 2 बार, नीचे भी 2 बार है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे एज इट इज़, आपका ये पाई बाय 3 एज इट इज़ आ गया। ये √2 इंटू √2 होता है 2, तो 2 √2 यहाँ ऊपर जाएगा तो आ गया 2 √2, ठीक है। और ये 4 यहीं पे रहेगा तो ये आ गया 4, और यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और आपका फाइनल जो पैकिंग एफिशिएंसी का आंसर आता है वो आता है √2/6 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.141, ठीक है। तो 3.14 यहाँ पे आपने लिख दिया और फिर उसके बाद सॉल्व किया तो क्या आया 0.74, ये आपकी आ गई पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 कर दीजिए, तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, या फिर आप बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया, वो कितना आया आपके FCC या CCP स्ट्रक्चर में 74%। तो इससे अगर आपसे पूछा जाए कि आप वॉइड का परसेंटेज बताइए, या एम्प्टी स्पेस का, या वेकेंट स्पेस का, या अनऑक्यूपाइड एरिया का परसेंटेज बताइए, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको 100 से माइनस कर देना है परसेंटेज ऑक्यूपाइड एरिया, जो कि यहाँ 74 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC अरेंजमेंट, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स है, एक तो वो अपने 8 के 8 कॉर्नर्स पर होते हैं और एक एटम आपका बॉडी के सेंटर पर होता है, ठीक है। तो इसमें हमने अभी लास्ट FCC अरेंजमेंट में देखा था कि जो आपका डायगोनल है AC, उसकी वैल्यू क्या आई थी √A आई थी, ठीक है। और आपका जो एज लेंथ है वो हमने A कंसिडर कर ही रखा है, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो सारी की सारी साइड्स बराबर होगी, जो कि है A, ठीक है। अब बात आती है कि अब हमें क्या करना है कि जो बॉडी डायगोनल है ना, ये कॉर्नर से लगा के बॉडी सेंटर से लगा के ये सेकंड कॉर्नर। अब जो AD है, तो यहाँ पे लास्ट हमने FCC में देखा था 3 स्पेयर थे, तो यहाँ पर अभी भी 3 स्पेयर होंगे, तो एक तो आ जाएगा A का रेडियस, ठीक है, और आपका जो बीच वाला बॉडी सेंटर वाला स्पेयर है इसका भी 2R रेडियस आ जाएगा, और D वाले का भी एक रेडियस आ जाएगा R। तो आपका टोटल कितना डिस्टेंस होगी AD में इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो वो हो जाएगी 4R, ठीक है। तो 4R इज इक्वल्स टू √3A, तो आपकी A की वैल्यू क्या आ गई 4R डिवाइड बाय √3, ठीक है। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो हमें पता है BCC में Z की वैल्यू होती है 2, जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख ली थी। मतलब आपका एक यूनिट सेल में इफेक्टिव आपका नंबर ऑफ एटम कितना होता है BCC में 2, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, जो कि एक स्पीयर का वॉल्यूम है, ठीक है। अब आती है बात
ए क्यूब की, तो ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 4r/√3, ठीक है। अब इसका क्यूब कर दिया, अब ये ब्रैकेट ओपन किया, तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे इन सबको तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, √3/8 पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दे और सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी क्या, 0.68, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी या ऑक्यूपाइड एरिया क्या हो गया, 68%। और अनऑक्यूपाइड एरिया का परसेंटेज क्या हो गया, 100 से माइनस कर दो 68 को, तो आपके पास आ गया 32%। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एफसीसी से कम परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी होती है बीसीसी की। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें हमें पता है कि एटम्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ 8 के 8 आपके कॉर्नर्स पर, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने बता रखा है, ठीक है। अब नियरेस्ट डिस्टेंस देखें इस कॉर्नर की इस कॉर्नर से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर कंसिडर कर देंगे और यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब हमें पता है कि एज लेंथ क्या कंसिडर कर रखी है, एज लेंथ मैंने ए कंसिडर कर रखी है, तो यहाँ पर ए लिख दिया। अब इस स्फीयर के सेंटर से इस स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस है r, तो ये कितना हो गया टोटल 2r, तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 2r। अब हमें पता है कि जो z की वैल्यू होती है दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल, तो वो आती है 1, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखी है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया तो z की जगह तो आ गया 1, 4/3 πr³ वॉल्यूम हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब a क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, a की वैल्यू निकाली हमने 2r, तो यहाँ आ गया 2r का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है, तो 2 2 ज़ा 4 से ये 4 गया, r³ से r³ गया, तो हमारे पास फाइनली क्या आता है, π/6। π/6 में पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आती है 0.524। परसेंटेज अगर देखा जाए तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड एरिया या पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास आती है 52.4%। इसको 100 से माइनस कर देंगे तो वॉइड्स का या एम्प्टी स्पेस का या अनऑक्यूपाइड का परसेंटेज आ जाएगा, तो उसका क्या आ रहा है, 47.6% ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया इज प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, एफसीसी और सीसीपी की, ठीक है, उससे कम है हमारी बीसीसी की और सबसे कम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। क्लोज पैकिंग इन आयनिक कंपाउंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग, उसमें मैं प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी सब टाइप के अरेंजमेंट और वॉइड्स देखे, ठीक है। अब हम आयनिक कंपाउंड्स में क्लोज पैकिंग किस तरह होगी और कैसे डिटरमाइन होगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि जो भी आयन है, चाहे वो केटायन हो या एनायन हो, उसका जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी, आयनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि आपके जो एनायंस हैं, लेट्स से आप NaCl की बात करो तो इसमें एनायन क्या है, Cl-, तो Cl- जितने ज़्यादा Na+ से घिरा हुआ होगा या फिर इन कांटेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा इस NaCl की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं, और जितने ही ज़्यादा केटायन, जितने ज़्यादा एनायन से घिरे हुए होंगे, सराउंडेड होंगे, इन कांटेक्ट होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये क्लियर है कि जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर आयन का होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस रेशियो की, ठीक है। रेडियस रेशियो क्या होता है, आपका रेडियस ऑफ केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ये होता है रेडियस रेशियो। लेट्स से हम वापस NaCl का एग्जांपल लेते हैं, Na+ आपका केटायन और Cl- आपका एनायन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस रेशियो NaCl का क्या है, तो आप बोलेंगे रेडियस ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन दैट इज क्लोराइड आयन, ठीक है। तो हम इस तरीके से रेडियस रेशियो को डिफाइन करते हैं। अब जो रेडियस है केटायन की और एनायन की ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ठीक है। हमें पता है कि जो सोडियम आयन है उसका रेडियस क्या है, ठीक है, और Cl- का रेडियस क्या है। तो जैसे आपका डेटा से अगर मैं बताऊं तो सोडियम आयन का रेडियस होता है 95
पिकोमीटर, ठीक है। और Cl माइनस का रेडियस होता है 181 पिकोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 95 पिकोमीटर डिवाइड बाय 181 पिकोमीटर, तो आपका आंसर आ रहा है 0.525, ठीक है। ये आपका रेडियस रेशियो आएगा, पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कोई यूनिट नहीं आने वाली है, ठीक है। अब ये जो है 0.525, ठीक है, ये कौन से रेडियस रेशियो के रेंज में आता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.525 ये इस वाली रेंज में आ रहा है, ठीक है। 0.4142 0.732 अब ये वाले रेंज में आ रहा है, और यहाँ पर मैंने NaCl टाइप भी लिख रखा है। तो ठीक है, अब ये कैसे आया, एक बार इस पूरे के पूरे हम टेबल को समझते हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है हर एक आयन के, चाहे वो कैटायन हो या एनायन, उनके रेडियस, ठीक है। आप जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पे डेटा दिया हुआ होगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि रटना है कि कैटायन और एनायन के क्या क्या रेडियस है, आपको डेटा दिया हुआ होगा। पर यहाँ पर क्या चीज़ याद करने की वो मैं आपको बता देती हूँ। रेडियस रेशियो की बात करें तो आपको ये रेंज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। 4 तरीके की रेंज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सबसे पहला है 0.155 टू 0.225, ठीक है। अगर ये वाला रेडियस रेशियो आता है, ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया कि 3 आया, इसका मतलब 3 एनायन आपके एक कैटायन को सराउंड कर रहे हैं और वाइस वर्सा, मतलब एक एनायन को 3 कैटायन सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा, इस केस में ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। जब 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो ट्रायगोनल प्लेनर आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा। और टाइप क्या होगा इसका? B2O3 टाइप, मतलब इसका एग्जाम्पल भी B2O3 है। कि अगर आपसे पूछे कि ये जो बोरोन का ऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप ये आंसर करेंगे ट्रायगोनल प्लेनर है और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जनरली पूछा जाता है वो है ये लास्ट के तीनों। इसमें बता रखा है कि अगर रेडियस रेशियो आपका 0.225 से 0.414 आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा आपका? टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल हम इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं, टेट्रा मतलब होता ही 4 है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा। और इसका टाइप क्या हो गया? जिंक सल्फाइड, इसका एग्जाम्पल भी जिंक सल्फाइड है। तो इसमें कैसी अरेंजमेंट होती है? टेट्राहेड्रल टाइप। फिर नेक्स्ट है 0.4142 टू 0.732, ठीक है। इसके बीच में अगर आपका आया रेडियस रेशियो तो आप बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या है? 6 है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है? ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है? NaCl है, मतलब एक Na+ आयन को 6 Cl- आयन सराउंड करके बैठे हैं, या वाइस वर्सा एक Cl- आयन को 6 Na+ आयन सराउंड करके बैठे हुए हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। 0.732 से 1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, ठीक है। और एक ऐसा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा क्यूबिक, ओके। अब इसका टाइप क्या है? सीजियम क्लोराइड टाइप है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर सीजियम क्लोराइड को अगेन अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वही बात है कि आपका जो सीजियम+ आयन है वो 8 Cl- आयन से घिरा हुआ है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि एक Cl- आयन आपके 8 Cs+ आयन से घिरा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि ये रेंज को एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि आपका यहाँ पर रेडियस रेशियो है। जैसे जैसे आपकी कैटायन की रेडियस बढ़ती जाएगी क्या आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा? तो आंसर है हाँ बढ़ेगा। कैसे? अगर आपकी कैटायन की रेडियस बढ़ेगी, ठीक है, तो आपकी रेडियस रेशियो की वैल्यू भी इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। इंक्रीज देखो यहाँ पर जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है रेडियस रेशियो की, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है? इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर किसी की अरेंजमेंट लेट से ऑक्टाहेड्रल है, ऐसा बोला आपको, और आपसे ऐसे बोला कि ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में कोई आपका आयनिक कंपाउंड है। अब हमने क्या किया? उसकी रेडियस की रेशियो कम कर दी, तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कि अब वो जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट शो करेगा? टेट्राहेड्रल शो करने वाला है, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, अब उसकी कैटायन की रेशियो हमने बढ़ा दी, तो आप क्या बोलेंगे
कि अब वो जो अरेंजमेंट है वो कैसा शो करेगा, क्यूबिक। सीजियम क्लोराइड जो है हमारा वो भी कौन सा क्यूबिक अरेंजमेंट शो करता है, बीसीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा है। कैलकुलेशंस फॉर यूनिट सेल डायमेंशन, तो ये आपका यूनिट सेल है, ठीक है। इसके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, इसकी जो एज लेंथ है जो कि मैंने यहाँ पे ए बता रखी है ये हो सकता है, ठीक है। इसका मास पता लगाने को बोल सकते हैं या इसकी डेंसिटी पता लगाने को बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर हमें पता है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो क्या होगा, आपका जो यूनिट सेल है वो क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैथ्स में हम पढ़ते ही है वो होता है ए क्यूब। अब जो ए है वो क्या है, आपके क्यूब की एज लेंथ है, ठीक है। ये जो साइड है इस क्यूब की जो कि ए है, ठीक है, वो हर साइड इक्वल होगी यहाँ पर क्योंकि ये क्यूबॉइड है। फिर बात आती है कि मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास कैसे पता लगाएंगे, तो इसको थोड़ा ढंग से देखना कि आपको कभी भी दिया हुआ होता है मोस्टली तो वो क्या देंगे, मोलर मास या एटॉमिक मास। अब मोलर मास और एटॉमिक मास है क्या, जैसे कि आपको पता होगा कि कार्बन है तो कार्बन का मोलर मास या एटॉमिक मास 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक मोल का मास है, एक एटम का नहीं है, वो एक मोल का मास बताया गया है। पर हम यहाँ पर क्योंकि एटम्स की बात कर रहे होते हैं तो हम एटम के फॉर्म में मास ऑफ यूनिट सेल को लिखेंगे, ना कि मोल के फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको लेट्स से कैल्शियम का 40 दे रखा है एटॉमिक मास या मोलर मास, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल की जगह 40 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे एक बार बेसिक तरीके से समझते हैं, काफ़ी इजी है। m क्या है, आपका एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ठीक है। अब एक मोल का मास अगर m है तो हमें पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एक मोल में Na एटम्स होते हैं। Na या फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होते हैं, कितना, एक मोल में। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर एक मोल का मास m है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास भी m होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर आता है कि अगर इतने एटम्स का मास m है तो एक एटम का मास कितना होगा, m डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला जाएगा, आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, और ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर, तो इसकी जगह आप Na भी लिख सकते हैं। तो एक एटम का मास कितना आ गया, m डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। अब आपको कोई भी यूनिट सेल दी जा सकती है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स आपके 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स। तो लेट्स से इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, z, ठीक है। z की वैल्यू हमने BCC, FCC, प्रिमिटिव, इन सब की निकालनी सीखी थी हमारे पुराने वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि z एटम है, तो z एटम का मास कितना हो गया, m डिवाइड बाय Na इंटू z, ठीक है। अब यहाँ पे जो मास ऑफ यूनिट सेल है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे जो हमने यहाँ पर निकाला है, दैट इज z इंटू m डिवाइड बाय Na। z क्या है आपका, z है नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम z की वैल्यू निकालते हैं फॉर BCC, FCC, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं रिकॉल करा देती हूँ, जो z आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का आता है वो आता है 2 आता है, मतलब BCC के एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होता है, ठीक है, इफेक्टिव हम देखते हैं। और जो Z आपका FCC का है वो 4 आता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एज लेंथ का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द एटम भी निकाला था, ठीक है। तो जो आपका AFCC का है वो क्या आया था, 4r डिवाइड बाई √2, और ABCC का आया था 4r डिवाइड बाई √3। तो अब जैसा भी क्वेश्चन आपको दे रखा होगा उस अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। वैल्यूज़ आपको सबकी दी जाएगी एक्सेप्ट 1, और वो जो एक अननोन वैल्यू है वो आपसे पूछी जाएगी। तो ऐसा हो सकता है वो आपसे डेंसिटी पूछे और ये सारी वैल्यूज़ दे दे, ऐसा हो सकता है कि आपसे z की वैल्यू पूछे और बाकी सारी वैल्यूज़ दे दे। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स देखेंगे। थैंक यू।